जी अस्सलाम वालेकुम। सो today's topic is rheumatic fever. So this is very important topic in terms of MCQs. किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा MCQs इसमें से भी आने का चांस होता है, और स्पेशली FCPS 1 में भी, NRE 1 में भी, दे आर नो डिफरेंट। तो FCPS 1 में स्पेशली मॉलिकुलर मिमिक्री का एक क्वेश्चन हमेशा आता है। काफ़ी हर बैच में किसी न किसी बैच में ये क्वेश्चन आ ही जाता है, तो वो भी रोमेटिक फीवर से रिलेटेड ही है। तो आज हम वो करते हैं रोमेटिक फीवर। रोमेटिक फीवर में क्या होता है कि आपका सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है फेरिंजाइटिस। ठीक है। अब ये फेरिंजाइटिस जो होता है ये 97% तक लोगों में ठीक हो जाता है। बट कुछ लोग पहले से, यानी उनका टेंडेंसी होती है, और इम्यून मीडिएटेड उनको, ठीक है, इम्यून मीडिएटेड इश्यूज की वजह से इट लीड्स टू रूमेटिक फीवर। ठीक है। ये बैक्टीरिया की वजह से नहीं हो रहा रूमेटिक फीवर। ठीक है। बैक्टीरिया ने फेरेंजाइटिस किया था। ठीक है। अब फेरेंजाइटिस में जाहिर बात है, जब बैक्टीरिया, बैक्टीरियल प्रोटीन्स, बैक्टीरियल एंटीजेंस वगैरह होती हैं, तो उनके खिलाफ आपकी अपनी बॉडी, होस्ट बॉडी जो है, ठीक है, होस्ट डिफेंसेस, दे मेक एंटीबॉडीज। ठीक है। वो एंटीबॉडीज जो है वो बैक्टीरियल एंटीजेंस के अगेंस्ट रिएक्ट करती है, और वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये एंटीबॉडी, ठीक है, ये आपकी एंटीबॉडी जो बन गई थी इस पहले ड्यूरेशन में, ठीक है, ये बनी तो थी आपके बैक्टीरिया के अगेंस्ट, बट ड्यू टू द सिमिलैरिटी बिटवीन द प्रोटीन्स, ठीक है, बिटवीन द एंटीजेंस ऑफ द बैक्टीरिया एंड द प्रोटीन्स ऑफ द होस्ट टिश्यूज, तो वो जो, यानी अब ये एंटीबॉडी है, ये बनी है बैक्टीरिया की प्रोटीन्स के अगेंस्ट। लेकिन बैक्टीरिया की जो प्रोटीन, इस बैक्टीरिया की जो प्रोटीन्स हैं, दे आर सिमिलर टू द प्रोटीन्स ऑफ योर फ्यू ऑफ योर टिश्यूज, लाइक हार्ट के टिश्यू में, जॉइंट्स में, स्किन में, ठीक है, डिफरेंट जगहों पे ये। तो फिर ये एंटीबॉडी जो आपकी ये बनी थी, यही सेम एंटीबॉडी होस्ट टिश्यूज को भी इफेक्ट करती है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मिमिक्री होती है, स्पेशली एम प्रोटीन की जो होती है। तो दिस इज द प्रोसेस जिसमें कहा जाता है कि मॉलिक्यूलर मिमिक्री। मॉलिक्यूलर मिमिक्री क्या है कि बनी तो ये एंटीबॉडी बैक्टीरिया की प्रोटीन्स, बैक्टीरिया की एंटीजेंस के अगेंस्ट है, बट कुछ आपके होस्ट टिश्यूज जो हैं, वो उनकी जो प्रोटीन्स हैं, दे आर क्वाइट सिमिलर इन स्ट्रक्चर या इन शेप टू दी बैक्टीरियल एंटीजेंस। ठीक है। तो दैट क्रिएट्स मॉलिक्यूलर मिमिक्री, और उस मिमिक्री की वजह से होस्ट टिश्यूज भी डैमेज होते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा हमारा बैकग्राउंड था। अच्छा, अब ये हुआ है कि ये देखें, अब जो रोमेटिक फीवर हो रहा है, वो रोमेटिक फीवर किस लिए हो रहा है कि वो एंटीबॉडी, एंटीजन जो, और प्रोटीन्स के जो भी इम्यून मीडिएटेड एक रिएक्शन हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, नॉट ड्यू टू दी, डायरेक्टली ड्यू टू दी बैक्टीरिया। ठीक है। ठीक है। तो ये दिस इज द बैकग्राउंड, तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको देख लेते हैं। इट इज ए नॉन सुपरेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेरिंजियल इन्फेक्शन विद ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है। ग्रुप ए बैक्टीरिया, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं, दे आर बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। आपसे पूछ सकता है, एग्जाम में आ जाता होता है कि कौन सा स्ट्रेन है, और ये एमसीक्यू आया हुआ भी है FCPS 1 के भी पास्ट एमसीक्यूज में। जो हमारी SK 22 की MCQ सीरीज चल रही है, उसमें भी ये जो है हम लोगों ने सॉल्व किया। अच्छा, दिस इज के ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई।
कि कौन सा जो है वो रोमेटिक फीवर कॉज करता है, तो दीज आर ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। अब नॉन सुपरेटिव क्यों है? नॉन सुपरेटिव इसलिए है क्योंकि ये जो हो रहा है, दिस इज इम्यून मीडिएटेड एंड नॉट डायरेक्टली ड्यू टू द बैक्टीरिया। सो पस फॉर्मेशन कहीं नहीं हो रही, सो बैक्टीरिया कहीं पे नहीं है उसमें इन्वॉल्व। ठीक है, ये इम्यून मीडिएटेड है, नॉट ड्यू टू द बैक्टीरिया, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन सुपरेटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये है कि अच्छा, इसका अब डेफिनेटली रोमेटिक फीवर जो है आपके डिफरेंट हिस्सों को नुकसान पहुंचा रहा है, और वो कौन से हिस्से हैं वो आप देख सकते हैं जॉन्स क्राइटेरिया के तहत भी। ठीक है, जॉन्स रिमाइंड रखने के लिए, आपको याद रखने के लिए, जे फॉर द जॉइंट्स, तो इट इज़ अ माइग्रेटरी पोलियार्थराइटिस। माइग्रेटरी पोलियार्थराइटिस इसमें क्या होता है? अच्छा, एक तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज आर्थराइटिस। ठीक है, आर्थराइटिस इज अ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। इसमें जॉइंट स्वेलिंग होगी, इसमें जॉइंट आपका रेड टेंडर होगा, रेड या टेंडर। ठीक है, पेनफुल होगा, पेनफुल स्वॉलन जॉइंट होगा, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा होगा। जबकि आर्थरेल्जिया में क्या है? आर्थरेल्जिया में स्वेलिंग नहीं होगी, देयर विल बी पेन, पेन इन द जॉइंट। ठीक है, टेंडरनेस नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, स्वेलिंग माइल्ड सी होगी, अगर हुई तो बहुत ज़्यादा सीवियर स्वेलिंग नहीं होती, तो दैट इज, एंड वो किसी भी वजह से हो सकती है। जबकि आर्थराइटिस इज द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। अच्छा, इसमें होता है माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस। पोलीआर्थराइटिस का मतलब है मल्टीपल जॉइंट्स विल बी इन्वॉल्व, मल्टीपल जॉइंट्स, और इन्वॉल्वमेंट सीक्वेंशियली यूजली। उसमें क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आपका हुआ एंकल को, एंकल की स्वेलिंग हुई, पेन हुई, एंकल का आर्थराइटिस हुआ। उसके बाद आपको हिस्ट्री में पेशेंट बताता है कि पहले एंकल जॉइंट स्वॉलन था, अब उसकी स्वेलिंग इंप्रूव हो गई है, पेन इंप्रूव हो रही है, लेकिन अब मेरे शोल्डर में पेन स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, उसका ठीक हुआ है, अब जी मेरे नी में स्टार्ट हो गया, मिसाल दे। तो इस तरह से उसका माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस होता है कि मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं एंड दे आर माइग्रेटरी, कि मतलब एक से दूसरे, दूसरे तीसरे तीसरे जॉइंट में शिफ्ट होता जाता है, माइग्रेशन होती जाती है। सो दिस इज माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस। तो जे फॉर द जॉइंट्स, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, और जॉइंट इन्वॉल्वमेंट कैसी है? माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस। अच्छा, लेकिन इसको एक अच्छी बात ये है कि ये आपने जब हम पढ़ते होते हैं ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, तो उसमें आर्थराइटिस क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव आर्थराइटिस है। ठीक है, शेप भी चेंज कर देता है आपकी जॉइंट की। ठीक है, और परमानेंट, परमानेंट डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, परमानेंट डैमेज कॉज करता है। ठीक है, लेकिन इसमें ये होता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसके पोलीआर्थराइटिस में आपका जॉइंट जैसे ही आप इलाज कराएंगे, बीमारी खत्म होगी, रोमेटिक फीवर सेटल होगा, कंडीशन सेटल होगी, तो जॉइंट अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई लॉन्ग टर्म डैमेजेस, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते। ठीक है, पैनकार्डाइटिस। ठीक है, तो इट कैन कॉज कार्डाइटिस। ठीक है, दैट कार्डाइटिस जब होता है और साथ वेल्वुलर इन्वॉल्वमेंट होती है, तो रोमेटिक हार्ट डिजीज को फिर हम वो एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर डिस्कस करते हैं। रोमेटिक फीवर में ये जनरलाइज सारी चीज़ आ जाती है, लेकिन जो रोमेटिक हार्ट डिजीज में क्या होती है, वेल्वुलर इन्वॉल्वमेंट, कार्डाइटिस, दिल की जब इन्वॉल्वमेंट स्पेसिफिकली होती है, तो दैट लीड्स टू दी रोमेटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, जिसको रोमेटिक फीवर होगा उसी को कॉन्सिक्वेंशियली रोमेटिक हार्ट डिजीज हो सकती है कुछ को। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि रोमेटिक जो फीवर है उसमें
नोड्यूल्स बनते हैं स्किन में, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, क्योंकि स्किन के टिश्यू भी जैसे हमने कहा था कि वो भी इफेक्ट होते हैं। देन कम्स द ई से एरिथीमा मार्जिनेटम। ठीक है, तो ये रैश होता है, ठीक है, विद रिंग्ड मार्जिन्स। ये एक रैश डेवलप होता है बॉडी में रिंग मार्जिन्स के साथ, ठीक है, तो एरिथीमा मार्जिनेटम। और सीडनहैम कोरिया, एबनॉर्मल मूवमेंट्स ऑफ द फेस और लिम्स, यानी आप लिप्स पे स्मैकिंग कर रहे हैं, उसके अलावा हाथ हिला रहे हैं फजूल में, ऐसे ही जैसे मतलब रैंडम, कोई भी कोई समझ नहीं है, कोई उसकी कोई सिमिट्री नहीं है, कोई आप उसके बारे में कह नहीं सकते कि क्या है, और दिस इज इनवॉलेंट्री, मतलब पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होती और वो मूवमेंट्स हो रही होती, ठीक है, इरेगुलर सी मूवमेंट होती हैं, कोई सिमेट्री नहीं होती उनमें। तो दिस इज कॉल्ड सीडनहैम कोरिया, सेंट विटस डांस भी कहते हैं इसे, सेंट विटस डांस, ठीक है। हो सकता है ना कोई एमसीक्यू बनाए तो वो सीडनहैम कोरिया की जगह ये वर्ड यूज कर दे, तो ताकि आपको पता हो, ठीक है। सो दिस इज द होल प्रोसेस जिसके तहत रोमेटिक फीवर हो रहा होता है। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखिए इट इज़ इम्यून मीडिएटेड, फिर मैं बात समझा रहा हूँ। इट इज़ इम्यून मीडिएटेड, इट इज़ ए टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। तो पूछ सकता है कि रोमेटिक फीवर जो है उसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कौन सा है, इट इज़ ए टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। और होता क्या है, किन लोगों को होता है, ज़्यादातर 15 ईयर्स टू, सॉरी, 5 ईयर्स टू 15 ईयर्स की एज तक होता है, 5 ईयर टू 15 ईयर्स। लेकिन इट यूजली डज नॉट occur आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, ठीक है। दैट इज वाई आप जब कोई वो आपने प्रोफिलैक्सिस अगर पढ़ते हैं ना पेनिसिलिन में, प्रोफिलैक्सिस के तौर पे जब पेनिसिलिन इसको दी जाती है तो वो लिखा होता है कि मैक्सिमम फॉर द 10 ईयर्स और अप टिल 40 ईयर्स, विच एवर इज लॉन्गर, ठीक है। विच एवर इज लॉन्गर का मतलब ये होता है कि ये दो ऑप्शन हैं। एक को मिसाल के तौर पे 35 साल की उम्र में रोमेटिक फीवर हुआ है और आप प्रोफाइलैक्सिस टिकली आगे देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कितने साल तक उसे देते रहेंगे, 10 साल तक, क्योंकि 10 साल ऐसे केस में लॉन्गर है। 35 टू 40 ईयर्स तक देंगे, ये 5 साल बनते हैं, ये छोटा है, तो ये 40 ईयर्स वाला क्राइटेरिया नहीं होगा। जो बड़ा क्राइटेरिया होगा विच एवर इज लॉन्गर, तो वो क्राइटेरिया यूज होगा, तो आप इसको देंगे 45 ईयर्स की एज तक ऐसे केस में, ठीक है। सो आइदर 10 ईयर्स और 40 ईयर्स, खैर वो डिफरेंट चीज़ें हैं, वो आपके लेवल से थोड़ी ऊपर भी चली जाती हैं, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, तो 5 ईयर्स टू 15 ईयर्स की एज ग्रुप में यूजली ये होता है, ठीक है। बस इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि यूजली इट डज नॉट अकर आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि पेनिंजाइटिस हुआ, ठीक है, उसके बाद आपकी इम्यून मीडिएटेड चेंजेस आई, इम्यून मीडिएटेड चेंजेस, एंड देन आपको रोमेटिक फीवर हुआ। तो इस पूरे प्रोसेस में एटलीस्ट 2 to 4 वीक्स लग जाते हैं, 2 to 4 वीक्स, ठीक है। तो ये नहीं होगा कि आज फेरिंजाइटिस हुआ और कल रोमेटिक फीवर हो जाए, नहीं, इट टेक्स 2 to 4 वीक्स डेवलप आफ्टर फेरिंजाइटिस। क्योंकि ये इम्यून मीडिएटेड है, ऑटो इम्यून डिजीज है, और कुछ खास परसेंटेज ऑफ पीपल में हो रही है, तो ये चांस होता है कि जितनी दफ़ा आपको रूमेटिक फीवर होगा उतनी दफ़ा ही आपको, जित जितनी दफ़ा आपको फेरेंजाइटिस होगा साथ आपको रूमेटिक फीवर हो सकता है, ठीक है। जितनी दफ़ा भी आपको ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, ग्रुप ए
बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से फेरेंजाइटिस होगा, उतनी दफा ही साथ आपको रिमेटिक फीवर हो सकता है। तो दैट इज वाई आप प्रोफाइलैक्सिस देते हैं। दिस प्रोफाइलैक्सिस इज एक्चुअली गिवन टू प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम developing RF, rheumatic fever after pharyngitis, क्योंकि जिसमें एक दफा हुआ है उसमें टेंडेंसी रहेगी कि आगे भी हो सकता है। ठीक है, सो इस वजह से प्रोफाइलैक्सिस दिया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, ये मेजर क्राइटेरिया है रूमेटिक फीवर के लिए। कुछ मेजर क्राइटेरियाज होते हैं और कुछ माइनर क्राइटेरियाज होते हैं। अब माइनर क्राइटेरिया भी साथ ही इसमें भी देख लेते हैं। तो वो पूछ सकते हैं, एमसीक्यू इस तरह आता होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर क्राइटेरिया। ठीक है, तो वो एक आधा माइनर क्राइटेरिया उसमें आपको डाल देता है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइनर क्राइटेरिया। ठीक है, तो वो आपसे पूछ लेता होता है। माइनर क्राइटेरिया में क्या आता है? फीवर, रेज्ड ईएसआर, रेज्ड सीआरपी। अब वो पॉइंट आ गया, आर्थरेल्जिया। अच्छा, आर्थरेल्जिया और आर्थराइटिस का जब हमने डिफरेंस किया है तो कौन सा ज़्यादा सीवियर था? आर्थराइटिस। आर्थराइटिस सीवियर था, तो दैट इज वाई आर्थराइटिस इज इन दी मेजर क्राइटेरिया। ठीक है, जबकि आर्थरेल्जिया थोड़ा लेस सीवियर चीज़ है, तो आर्थरेल्जिया इज इन द माइनर क्राइटेरिया। इस तरह याद रख लीजिए। ठीक है, उसके अलावा प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। ठीक है, ये ईसीजी पे आपको नजर आएगा। और देर इज हिस्ट्री ऑफ रूमेटिक फीवर, प्रीवियस हिस्ट्री अगर कोई है, या रूमेटिक हार्ट डिजीज की, तो तब भी आपको माइनर क्राइटेरिया। ठीक है, तो दीज आर द मेजर एंड माइनर क्राइटेरिया ऑफ द रूमेटिक फीवर। इन्हीं के बेस पे हम डायग्नोसिस करते हैं। बस आपके लेवल पे आपको ये पता होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर क्राइटेरिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइनर क्राइटेरिया। अच्छा, उसके अलावा हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि अगर रूमेटिक हार्ट डिजीज होती है, वेलविलर वेलविलर इन्वॉल्वमेंट होती है रूमेटिक फीवर में, तो विच ऑफ द valve इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड? तो इट इज मैट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। माइट्रल सबसे पहले, ठीक है, मतलब मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व, देन एओर्टिक, एंड देन ट्राइकस्पिड। तो अगर एमसीक्यू में ये है, एमसीक्यू ये भी प्री पास्ट एमसीक्यू में एफसीपीएस के भी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड मोस्ट इन दी रूमेटिक हार्ट डिजीज, तो उसमें माइट्रल, उन्होंने कुछ केसेस में माइट्रल दिया हुआ नहीं होता, कुछ केसेस में एट्रियल भी नहीं दिया होता, ट्राइकस्पिड दिया होता है। तो आपको ये तरतीब पता होनी चाहिए कि, और अगर ये तीनों दे दिए जाते हैं, माइट्रल, एओर्टिक और ये, तो आपने इस सीक्वेंस में आपने ऑप्शन को मार्क करना है। ठीक है, मैट। ठीक है जी। अच्छा, देन आपसे सवाल आ जाता होता है कि अ, जो ये इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, एशॉफ बॉडीज और एनिस्को सेल्स, ये कहाँ पे आपको मिलते हैं? तो दीज आर फाउंड इन द रूमेटिक फीवर। तो एशॉफ बॉडीज क्या होती हैं? दीज आर ग्रेनुलोमास विद द जाइंट सेल्स। ठीक है, और एनिस्को सेल्स, दीज आर एनलार्ज मैक्रोफेजेस विद ओवॉइड वेवी रोड लाइक न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमने पैथोमा में डिटेल से पढ़ा है इसको। तो ये एशॉफ बॉडीज और एनिस्का सेल्स जो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये रिमेटिक फीवर है, तो ज़्यादा। अभी हमने बताया ऑटो इम्यून है। ठीक है, तो ए ज़्यादा कॉमन हो रहा है इसमें।
ए से ही एशॉफ, ए से ही एनिश्को सेल्स वगैरह। ठीक है, ये इस तरह से कुछ याद रखने के लिए जो भी आपको बेहतर लगे। ठीक है, उसके अलावा एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन, ये ओ है। स्ट्रेप्टोलाइसिन जो बैक्टीरिया की हैं उसके अगेंस्ट, यानी एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। और एंटी डीएनएस बी टाइटर्स वगैरह मिल सकते हैं आपको। फिर इसमें लिखा हुआ है कि एंटीबॉडीज टू एम प्रोटीन क्रॉस रिएक्ट विद सेल्फ एंटीजेंस, तो ये हमने शुरू में डिस्कस कर लिए। ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलेक्सिस इज विद पेनिसिलिन, और प्रोफिलैक्सिस क्यों करते हैं वो भी हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दी रिमेटिक फीवर। और ये आपको अच्छे से इसके यही एमसीक्यूज आते हैं, और जब अब आप अपनी बुक्स खोलेंगे एमसीक्यूज की जब, और एमसीक्यूज करने बैठेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ऑलमोस्ट सारे जो क्वेश्चंस जो आते होते हैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स, तो हम लोगों ने इसमें कवर भी कर लिया। ठीक है जी, थैंक यू।